नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को हर हाल में रोकना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके लिए एक सुर में आवाज उठानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के सामने आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रगतिवादी सोच को बढ़ाना जरूरी हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के वैक्सीन निर्माताओं को भारत आने का न्योता दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत डीएनए आधारित वैक्सीन विकसित करने वाला पहला देश बन गया है, जिसे 12 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि आतंकवाद को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले देशों को भी इससे होने वाले खतरे का एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे देशों को समझना चाहिए कि आतंकवाद उनके लिए भी खतरा है। गुजरात के निर्दलीय विधायक और प्रभावशाली दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने शनिवार को घोषणा की कि वह जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार के साथ 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होंगे। बता दें, मेवाणी गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मेवाणी ने 2017 में बनासकांठा जिले के वडगाम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के समर्थन से चुनाव जीता था। मेवाणी ने कहा कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी दिल्ली में होने वाले समारोह में शामिल होंगे, जहां उन्हें राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया जाएगा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र को घेरने की तैयारी की है। इसी क्रम में तेजस्वी ने देश भर के बड़े विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है और चिंता जताई है। तेजस्वी ने 13 मुख्यमंत्रियों समेत 33 नेताओं को पत्र लिखा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तेजस्वी ने कहा कि मैंने देश के कई वरिष्ठ नेताओं को सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना की चल रही मांग और उसके प्रति केंद्र में सत्तारूढ़ दल की उदासीनता के संदर्भ में हमारी साझा आशंकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में लिखा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि ये ऐलान पहले ही हो चुका है। ये बंद सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक रहेगा। वहीं अब दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान किया। किसान संगठनों ने इस भारत बंद को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनका कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई व्यापार मंडल, टेम्पो एसोसिएशन, वकील संगठनों ने भी इस बंद को समर्थन देने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने राजनीतिक संगठनों से मांग की है कि वो इस बंद का समर्थन करें। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इटली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी है। भारत सरकार ने उन्हें रोम दौरे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राजनीतिक कारणों से मंजूरी देने से इनकार किया गया है। साथ ही कहा गया कि यहाँ किसी राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी स्थिति के अनुरूप नहीं है। बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी की चीन यात्रा भी रद्द हो गई थी। टीएमसी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के युवा नेता देवांशु भट्टाचार्य देव ने कहा कि केंद्र ने दीदी की रोम यात्रा की अनुमति नहीं दी। पहले वे चीन यात्रा की अनुमति को रद्द कर चुके हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को स्वीकार किया। अब इटली क्यों मोदी जी? बंगाल से आपको दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड न बताने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि इस फंड में सरकारी कर्मचारियों ने पैसा दान दिया है। लाखों करोड़ों रुपए दान दिए गए हैं, तो ये पैसा कहाँ है और इसका इस्तेमाल कैसे किया गया? बनर्जी ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा एकत्र किए गए पैसे से किए गए लेन देन में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। ममता ने कहा कि ये फंड कोरोना महामारी में मदद के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार के बयान ने सभी को कंफ्यूज कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा कि उनके 15 मंत्री रविवार शाम को 4:30 बजे शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि कैबिनेट में 7 नए विधायकों का प्रवेश किया जाएगा और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के 5 समर्थकों को सरकार से बाहर किया जाएगा। मंत्रियों की सूची को सोनिया गांधी के द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। अमरिंदर सिंह के जिन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की चर्चा है वो है स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह, राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगर, उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा, सामाजिक कल्याण मंत्री संधू सिंह धर्मसोट और खेलकूद मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी।
इस बैठक में राणा गुरजीत सिंह को फिर से मंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। वह अमरिंदर सरकार में सिंचाई मंत्री थे, लेकिन एक कथित घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के दादरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के बाद विवाद बढ़ गया है। गुर्जर और राजपूत आमने सामने हैं। गुर्जरों में इस बात की नाराजगी है कि जिस प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी ने किया उस पर से गुर्जर शब्द हटा दिया गया है और केवल सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। ऐसा ही पोस्टरों और बैनरों पर भी किया गया। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है, जिसके बाद 26 सितंबर को गुर्जर समाज द्वारा दादरी में महापंचायत बुलाई गई है, जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं बीजेपी स्थानीय गुर्जर समाज के बीजेपी नेताओं से समाज को समझाने की कोशिश कर रही है। वहीं राजपूतों का कहना है कि मिहिर भोज गुर्जर नहीं राजपूत थे। राजपूतों ने योगी आदित्यनाथ की जनसभा से पहले भी चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि अगर सम्राट मिहिर भोज के सामने गुर्जर लिखा गया तो बीजेपी का वो बहिष्कार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के विरोध के बाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ईमेल के साथ लगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटा दिया है। रजिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ईमेल सेवा देने वाली एनआईसी से कहा गया है कि वह ईमेल के फुटर में लगे प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटाए। रजिस्ट्री ने एनआईसी से यह भी कहा कि इसके बदले उस जगह सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगाए। इसके पहले व्हाट्सएप पर बने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स नाम के ग्रुप से जुड़े एक वकील ने शिकायत की थी। उन्होंने एक मैसेज में कहा था कि मुझे रजिस्ट्री से एक नोटिस मिला है जिसके साथ प्रधानमंत्री का स्नैपशॉट लगा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष और सरकार से स्वतंत्र स्थिति के अनुरूप नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र की 76वीं आम सभा को संबोधित करते हुए भारत पर हमला बोला और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए निशाना साधा। इमरान ने कहा कि भारत सरकार कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी उल्लंघन कर रही है। इमरान ने अनुच्छेद 370 को हटाने को अवैध और एक तरफा कदम बताते हुए कहा कि कश्मीर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को भी बलपूर्वक रोक दिया जाता है। इमरान ने कहा कि भारत ने 9 लाख सैनिकों की तैनाती कर रखी है और कश्मीरी नेताओं को जेल में बंद कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि वहां इंटरनेट की भी पाबंदी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आरोपों का करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश सेवा की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर आतंकवादियों को समर्थन देने के मामले में चिन्हित किया जा चुका है। जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, उन्हें भी पाकिस्तान अपने यहाँ आश्रय देता है। भारत की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान पीठ पीछे आतंकवादियों को इस उम्मीद में पालता है कि वो केवल अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएं। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह मिली, आज भी पाकिस्तान सरकार उन्हें शहीद के रूप में महिमा मंडित करती है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्नेहा दुबे ने कहा कि हम सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है। ये एक ऐसा देश है जो खुद आग लगाता है, लेकिन खुद को अग्निशामक के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुलतावाद को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने मुल्क में वो अल्पसंख्यकों को उच्च पदों से दूर रखता है। संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन की खुलेआम वकालत की और ये संकेत दिया कि उसे मान्यता देने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सोचना चाहिए कि आगे क्या रास्ता चुनना है। यदि हम अभी अफगानिस्तान की उपेक्षा करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफगानिस्तान में अगले साल तक लगभग 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा मानवीय संकट मंडरा रहा है और इसका असर न केवल अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों पर पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।